नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वीबीजी रामजी को लेकर प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर उन्होंने योजना के उद्देश्यों, लाभ और राज्य में इसके क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीएम धामी ने बताया कि योजना प्रदेश की जनता, विशेष रूप से युवाओं और स्थानीय उद्योगों के लिए नई संभावनाएं और अवसर लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। विकसित भारत जी राम जी के बारे में जानकारी देंगे। इस शुभ अवसर पर हमारे मध्य में हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय कुंदन परिहार जी उपस्थित हैं। हमारे मध्य में हमारे लैंसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रावत जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा। तो वहीं वीबीजी रामजी योजना को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता भी की। सीएम धामी ने योजना के उद्देश्यों को लोगों को इसके प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे प्रदेश महामंत्री श्री कुंदन जी और लैंसडाउन क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप रावत जी और मीडिया प्रभारी राज्य के हमारे श्री मनदीप सिंह चौहान जी। आज की पत्रकार वार्ता में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, इसके संबंध में जो भारत सरकार ने नए प्रावधान किए हैं, उसी के संबंध में मुझे आप सबके समक्ष बात रखनी है। ये अधिनियम जो नया बना है, ये केवल मनरेगा का नाम बदलना ही नहीं इसका उद्देश्य है, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की फिर से पुनर्संरचना करना है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र हमारे मजबूत हों, ग्राम इकाइयां मजबूत हों और ये ग्राम सेंट्रिक योजना बने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और इस अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को विकसित गांवों के माध्यम से साकार करने की ठोस कानूनी व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। यह अधिनियम राहत आधारित योजना नहीं है, बल्कि विकास आधारित गारंटी प्रदान करेगा। अब ग्रामीण परिवारों को, जो ऐतिहासिक रूप से इसमें सुधार हुआ है, अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन कानूनी रोजगार का अधिकार मिलेगा, जो पहले से 25% ज्यादा होगा। 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य होगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी भी कानूनन तय होंगे। अगर ये धनराशि जो वहां पर काम करने वाले हैं, उसमें अगर कोई देरी होती है तो उस विलंब का भी सरकार के द्वारा इस प्रावधान में ये प्रावधान किया गया है कि उसकी भरपाई की जाएगी। यानी कि जो भी देरी होगी, वेतन भुगतान साप्ताहिक होगा और देरी होने पर स्वतः ही मुआवजा भी दिया जाएगा। और इसमें किसान हितों की भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। खेती की बुआई कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिन तक योजना के काम कानूनी रूप से रोके जा सकेंगे, इससे किसानों की जो मजदूरी की कमी नहीं होगी, खेती की लागत नहीं बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी। स्पष्ट है कि यह अधिनियम किसान विरोधी नहीं है, जैसा इसके बारे में जिनको केवल विरोध करना है वो कह रहे हैं, बल्कि किसानों के प्रति ये बहुत संवेदनशील अधिनियम है। और इसमें मैंने जैसा शुरुआत में ही कहा कि ग्राम पंचायतों को और ग्राम सभाओं को असली ताकत प्रदान की गई है और इस योजना में कोई काम थोपे नहीं जाएंगे, बल्कि ग्राम सभा जो तय करेगी कि हमारे गांव में कौन से काम होने हैं, हमारी ग्राम पंचायत में किन योजनाओं पर धनराशि दी जानी है, उन्हीं योजनाओं के लिए धनराशि बनेगी। गांव की प्राथमिकताएं क्या होंगी, कौन से काम प्राथमिक होंगे, और ये सारी की सारी तय करने की जिम्मेदारी अब ग्राम सभाओं की होगी।
कम से कम 50% कार्य सीधे अब ग्राम पंचायतों के स्तर पर कराए जा सकेंगे। जॉब कार्ड, पंजीकरण योजना निर्माण सब ये ग्राम सभा के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। काम की क्वालिटी अच्छी हो और उसकी उपयोगिता भी हो। ये नहीं कि पहले के समय में कोई भी काम करवा दिया जा रहा है, बजट की खानापूर्ति की जा रही है, बजट खपाने के लिए केवल काम किया जा रहा है। इस प्रावधान में उन सभी को गुणवत्ता पर आधारित, उपयोगिता पर आधारित किया गया है। और अब बिखरे हुए जो 260 प्रकार के अब काम नहीं होंगे, बल्कि अब 4 स्पष्ट श्रेणियां होंगी। एक जल संरक्षण का होगा, तालाब, चेक डैम, स्टाफ डैम, ग्रामीण अवसंरचना, सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, आजीविका की परिसंपत्तियां, एसएसजी, सेट मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के लिए कोई भवन इत्यादि बनाना है, सेट बनाना है, स्किल सेंटर बनाना है, हार्ट बनाना है, या आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी। अब इस अधिनियम के बाद आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी इसकी धनराशि लगाई जा सकेगी, जिसमें रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज, पिचिंग, इस प्रकार के काम होंगे। इस प्रकार के कामों से गांव में सबको काम भी मिलेगा और गांव भी मजबूत होगा, ग्राम सभा के लोग भी मजबूत होंगे। और इस अधिनियम में महिलाओं की सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया गया है। स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी हुई बहनें हैं उनके लिए स्किल सेंटर, उनके लिए भवन का निर्माण, ग्रामीण हाट, ये सब बनाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को गांव में ही काम मिलेगा, उनकी आजीविका बढ़ेगी, रोजगार के साधन उनके होंगे। इसके अतिरिक्त तकनीकी आधारित इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी प्रावधान किया गया है। भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार किया गया है, जैसे कि बायोमेट्रिक हाजिरी, जियो टैगिंग और जीएसआई मैपिंग, मोबाइल ऐप, सार्वजनिक डैशबोर्ड, एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन, साल में 2 बार अनिवार्य रूप से सोशल ऑडिट का भी प्रावधान किया गया है। इन सभी तकनीकों का प्रयोग इस योजना को भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार गारंटी योजना बनाता है। और साथ ही जो इसका प्रशासनिक ढांचा है, उस प्रशासनिक ढांचे को भी इससे मजबूती मिलेगी। जैसे ग्राम रोजगार सहायक, फील्ड असिस्टेंट, तकनीकी सहायक आदि इस योजना की रीढ़ है, जो मुख्य रूप से इस योजना को संचालित करते हैं या धरातल पर उतारने का काम करते हैं, समन्वय का काम करते हैं। इनके प्रशिक्षण के लिए, इनके मानदेय के लिए और इनकी मॉनिटरिंग के लिए जो पहले प्रशासनिक खर्च 6% की धनराशि इसमें सुनिश्चित थी, 6% की धनराशि का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 9% किया गया है, यानी कि 3% धनराशि इसमें बढ़ाई गई है। इससे काम की क्वालिटी बढ़ेगी, भुगतान समय पर होगा और मॉनिटरिंग और मजबूत होगी। और इससे इस प्रावधान के बाद, इस अधिनियम के बाद वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा, यानी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनेगा और राज्यों को भी लाभ होने वाला है। जैसे कि कहीं पर यह दुष्प्रचार भी हो रहा था कि इस अधिनियम के आने के बाद राज्यों को इसके लिए हानि होगी, राज्यों को कम धनराशि मिलेगी। ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्य के अनुपात को देखें तो इससे सामान्य राज्यों की श्रेणी में हम लोग नहीं है उसमें। जो अन्य हमारे जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों को 60-40 के अनुपात होगा, यानी कि 60% धनराशि इन राज्यों में भारत सरकार की होगी और 40% धनराशि राज्य की होगी। और हमारे जैसे हिमालयी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट के, वहां पर 90-10 का अनुपात होगा कि 90% धनराशि केंद्र सरकार की होगी, 10% उन राज्यों की होगी। अब स्पष्ट वार्षिक बजट होगा। जैसे पहले अनिश्चितता होती थी कि कितना बजट आएगा, कितना आएगा, कम आएगा कि ज्यादा आएगा, ये धनराशि भी अब स्पष्ट रूप से वार्षिक बजट में इसका निर्धारण होगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखंड और हमारे जैसे हिमालयी राज्य, उनको केंद्र सरकार का 90% इसमें से जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वित्तीय सहयोग मिलेगा, जिससे राज्य पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और हमारे राज्य के बहुत सारे काम आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण विकास और तेज होगा। एसबीआई द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार इस अधिनियम से राज्यों को करीब 17,000 करोड़ का
शुद्ध लाभ होगा, यानी कि अधिक 17,000 करोड़ मिलेगा। और इससे ये भी भ्रम टूटेगा कि यह योजना राज्यों को अधिकार कम करती है, यानी कि ये जो भ्रम है ये भ्रम टूटेगा। इस योजना से राज्यों के अधिकार कम नहीं होते हैं, बल्कि उनको अधिक लाभ होता है। और जो विपक्ष है, जो कई बार कोई भी योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आते हैं, देश के अंदर कोई अच्छा काम होता है तो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाने का काम करते हैं। ये योजना गरीब विरोधी नहीं है, बल्कि गरीबी के मूल कारण उस पर प्रहार करने वाली योजना है। गरीबों के उत्थान के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को, जिसको सचमुच इस तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से मंथन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में कई विभागों द्वारा संचालित विकास परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए और साथ ही कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में उस निर्देश पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मामले से जोड़ने वाली पोस्ट हटाने को कहा गया है। सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है और अन्य आवश्यक कानूनी पहलुओं पर सरकार द्वारा विमर्श किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में राज्य का काफी समय बर्बाद किया गया और चल रही कई जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता का ध्यान भटकाने का भी प्रयास हुआ। सीएम धामी ने कहा कि लोगों को भ्रमित करने और विकास कार्यों में अवरोध पैदा करने का काम किया गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इस मामले में जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है, यहाँ भी एसआईटी जांच कर रही है और हम अन्य भी जो कानूनी जरूरी चीज़ें हैं उन पर हम पूरी तरह से विमर्श कर रहे हैं और विमर्श करने के बाद उस पर हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है उस पर हम निर्णय लेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। हाँ, यह है कि जिसके कारण से प्रदेश का पिछले 15 दिनों से ज़्यादा समय तक समय बर्बाद हुआ है, राज्य की इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अवरोध पैदा करने का काम हुआ है, तो उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में स्वर्गीय अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी एवं माता सोनी देवी ने भेंट की। इस दौरान अंकिता भंडारी के माता पिता ने प्रकरण में संबंधित अपने आपको बता दें मंतव्य, भावनाएं और चिंताएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा और उनकी मांगों पर सकारात्मक एवं संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन से पीड़ित परिवार को ढाढस मिला। तो वहीं उत्तरांचल पंजाबी समाज द्वारा आयोजित लोहड़ी मेला कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाई। वहीं राज्यपाल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर पारंपरिक पंजाबी लोक गीतों, नृत्य और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोहड़ी पर्व पर उल्लासपूर्वक झलक देखने को मिली। वहीं पूरा वातावरण पंजाबी संस्कृति और उत्साह के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर पंजाबी महासभा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने राज्यपाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया
और अपने संबोधन में राज्यपाल ने पंजाबी समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक विरासत को संजोने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि लोहड़ी जैसे पर्व नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने उत्साह के साथ लोहड़ी पर्व का आनंद लिया। तो वहीं काशीपुर बाईपास रोड स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर जल्द ही कायाकल्प किया जाएगा। वहीं नगर निगम द्वारा लगभग 30 लाख रुपए की लागत से चौक के सौंदर्यीकरण और निर्माणकरण को लेकर आपको बता दें, योजना की अलिमला ज्यादा और साथ ही आपको बताते चले, प्रतिमा को हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की घोड़े पर सवार 11 फीट ऊंची भव्य अश्वरोही प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से चौक को थोड़ा आगे शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। चौक में नवनिर्माण को लेकर महापौर विकास शर्मा ने नगर आयुक्त और नगर निगम की टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं महापौर ने कहा कि ये परियोजना जन भावनाओं के अनुरूप है और विशेष रूप से बंगाली समाज के लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया। रुद्रपुर के डॉक्टर हेडगवार मार्ग पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति का जो चौक है वो एक एक्सीडेंटल जोन भी बना हुआ था, जिस पे लगातार हमें शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पर एक्सीडेंट जोन बना हुआ है। कल हमारी नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी और पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ हमने वहाँ विजिट किया है और हमने उसको सेंटर में स्थापित करने का निर्णय लिया है और उस स्थान पर अभी श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 11 फीट ऊंची घोड़े पर बैठी हुई मूर्ति भी लगने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि 23 जनवरी जिस दिन उनकी जयंती होगी उस दिन हम कोशिश करेंगे कि उस चौक का भी शिलान्यास हो जाए, उस चौक का सौंदर्यीकरण करेंगे, सुंदर बनाएंगे और एक्सीडेंट जोन से मुक्त करेंगे। तो वहीं शहर में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड का असर बढ़ गया है। सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। ठंड से बचाव के लिए लोग सार्वजनिक स्थानों और सड़कों के किनारे अलाव जलाकर राहत लेते नजर आ रहे। बढ़ती ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रश्मि कश्यप जुड़ चुके हैं। रश्मि, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि मौसम कड़ाके की ठंड से लोगों का क्या हाल है? जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में ठंड का असर जो है वो काफी बढ़ गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगर हम बात करें तो आने वाले कुछ दिनों में हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में घने कोहरे और ठंड का असर अभी भी बना रहेगा। हरिद्वार नगर निगम ने आपको बता दें कि ठंड से बचाव के लिए काफी अच्छी व्यवस्थाएं की है शहर में, और आपको बता दें कि जो 40 से अधिक स्थानों पर अलाव जलवाए जा रहे हैं। यही आपको बताएं कि 3 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं पूरे हरिद्वार में। इसके अलावा भी प्रशासन की तरफ से जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं उनको करीब 150 कंबल अभी वितरित किए गए। आपको बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित है, उन्होंने ठंड से बचाव के लिए सभी जो निर्देश अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दे रखे हैं ताकि किसी भी तरह से ठंड से कोई भी किसी को दिक्कत ना हो सके। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार अलाव जलाने और निराश्रितों और बेघरों को कंबल वितरित करने के निर्देश दे रखे हैं। यही आपको बताएं कि जो ठंड का असर है वो जीवन पे इस तरह से प्रभाव डाल रहा है कि लोग परेशान हैं, लेकिन जो दिन में थोड़ा वक्त गुजरता है तो धूप आने से लोगों को कहीं ना कहीं राहत भी मिल रही है। जी रश्मि, सब बढ़ती ठंड का सबसे ज्यादा असर किन वर्गों पर पड़ रहा है? बुजुर्गों, बच्चे या मजदूरों पर पड़ रहा है? मैं आपको बताऊं पूजा, जो छोटे बच्चे हैं उन पे, और देखिए जो हरिद्वार नगरी है वो संतों की नगरी है, तो यहाँ पर जगह जगह पे संत दिखते हैं। तो जो बुजुर्ग संत हैं या बुजुर्ग लोग हैं उन पर ठंड का असर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को हम फिर भी अंदर रख लेते हैं, रोक लेते हैं, लेकिन बुजुर्गों पर जो बुजुर्ग संत है या फिर वैसे बुजुर्ग लोग हैं घर परिवार में, उन पे ठंड का असर पड़ रहा है, क्योंकि सूखी ठंड इस समय यहाँ पर पड़ रही है।
जी रश्मि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर। तो वहीं उत्तराखंड में इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड चर्चाओं में है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्ष जनता के साथ मिलकर सड़कों पर उतर रही और यही कारण है कि अब इस मामले में सरकार पर दबाव बनाने के लिए कुछ संगठनों ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है। अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने खुद प्रदेश की जनता से उत्तराखंड बंद की अपील की है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं हो रहा। अंकिता के बारे में भी जितनी बार भी इस तरह का विषय उठा, जनता ने बीजेपी का साथ दिया है। देखिए, जनता सहयोग, जनता सब देखती है, जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं है। अंकिता जी उस बिटिया के बारे में जितनी बार भी इस प्रकार के विषय उठे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी साथ दिया है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भाजपा को साथ दिया, क्योंकि जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उत्तराखंड और जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर कानून राज है। आगे मनवीर चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नजर में अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का या दल का क्यों ना हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपराधियों के साथ कानून संगत कार्यवाही करती है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमेशा अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नज़र में कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी दल का हो, अपराधी अपराधी होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराधी की दृष्टि से देखा जाता है और संविधान के तहत और कानून के तहत जो उस पे कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाती है बिना भेदभाव के। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में जिस तरह से अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती थी, ये कांग्रेस का कार्यकाल का अपना रिकॉर्ड रहा है। तो वहीं 2022 में युवाओं को खेल का मैदान देने का संकल्प अब साकार होने जा रहा है। विधायक शिव आरोप ने प्रस्ताव में मोदी मैदान में इंडोर आउटडोर खेल स्टेडियम का निर्माण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व में मिला। इस चुनाव से पहले मैंने रुद्रपुर को लेकर जो विजन लिया था, उस विजन में एक बहुत महत्वपूर्ण विजन ये था कि रुद्रपुर के जो हमारे युवा हैं उनके पास खेलने के लिए एक भी मैदान और स्टेडियम नहीं है। जो हमारा मनोज सरकार स्टेडियम है वो हमारी जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए और वहाँ पे लगने वाले लगातार जो हमारे कैंप्स होते हैं उनके लिए रिजर्व रहता है। तो इस जिले के लिए और हमारे स्थानीय खासकर रुद्रपुर, गदरपुर, किच्छा आसपास के क्षेत्र के हमारे युवाओं के लिए खेलने का एक भी मैदान नहीं, और एक भी मैदान किसी युवाओं के लिए ना होना निश्चित रूप से ये मुझे बहुत बड़ी कमी लगती थी। तो मैंने अपने विजन रुद्रपुर में इस चुनाव से पहले ही ये विजन रखा था कि रुद्रपुर के अंदर हमारे युवाओं के लिए एक स्टेडियम और इंडोर ऑडिटोरियम होना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को 2023 में प्रस्ताव दिया था कि यहाँ पर रुद्रपुर में जो हमारा मोदी मैदान है 20 एकड़ में किच्छा बाईपास रोड पर, वहाँ पर एक स्टेडियम बनाया जाए जो रुद्रपुर के स्थानीय युवाओं के लिए हो। उस प्रस्ताव पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री घोषणा में उसे शामिल। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।